जीवा और नवीन अपने कुल गुरु श्री सत्यानंद महाराज के सामने बैठे हैं, जो कि उन दोनों की हथेलियां देख रहे होते हैं। क्या हुआ गुरुजी? देखिए, जीवन की रेखा अगले 25 साल तक बिल्कुल स्पष्ट है। सब कुछ काफी कुशल मंगल रहेगा तब तक। ये सुनते ही नवीन के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव आ जाता है। क्यों गुरुजी? उसके बाद क्या होगा? उसके पश्चात तुम दोनों को जीवन की सबसे बड़ी और सबसे कड़ी परीक्षा देनी होगी। ये सुनते ही जीवा और नवीन के हाव भाव बदल जाते हैं। ऐसा क्या होगा गुरुजी? उसका उत्तर तो समय के साथ ही तुम्हें मिलेगा। अब तो इसका कोई उपाय नहीं है। अपने पूर्वजों की सिखाई एक बात भूल गए तुम। कौन सी बात गुरुदेव? काल चलते रहना प्राकृतिक है। दिन चढ़ा है तो दिन ढलेगा भी। तो जो होना है उसे न कोई रोक सका है, न कोई रोक सकेगा। गुरुदेव, ऐसा क्या होने वाला है? पापा, आप बचपन से मुझे ये बताते आए हो कि हमारे दादा परदादा सभी लोग जंगल में रहा करते थे और हमेशा ही हमारी मान्यता मां वसुंधरा की रही है। हाँ हाँ। ये सुनते ही विनय की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। पर फिर ये गांव में क्यों आ गए? नहीं, यहां आए नहीं। मेरे पिता यानी तेरे दादा ने यहां पे अपना गांव बसा लिया था, जिसके बाद यहां बाहर से भी लोग आके रहने लगे। हम लोगों की असल मातृभूमि तो जंगल ही है बेटा। इसलिए तो हम सबसे पहले मां वसुंधरा का पूजन करते हैं और इसीलिए हम वनवासी कबीले के लोग उन्हें माता बुलाते हैं। मुझे तो इसका कोई सेंस नहीं लगता पापा। ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो हमारी देवी हैं। देखो पापा, सब कही सुनी बातें और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं अभी। विनय वहां से चला जाता है। जाने क्या होगा इस लड़के का। 6 साल बाद। अब कुछ सालों में विनय भी अच्छा बड़ा हो जाता है, लेकिन अब नवीन और जीवा के सिर पर वो आपदा घड़ी पूरे तरीके से आ खड़ी होती है। मेरा तो मन घबरा रहा है जी। डर तो मुझे भी लग रहा है। पूरे 25 साल हो चुके हैं। अब न जाने ऐसा क्या होगा जिसका अंदेशा गुरुजी ने हमें दिया था। कोई बात नहीं, माता वसुंधरा है ना, वो सब संभाल लेंगी। तभी वहां विनय आ जाता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, कुछ पैसे दे दो। अरे कल तो दिए थे तुम्हें। अरे तो खर्च हो गए ना पापा। बेटा कुछ काम वगैरह कर ले, अब तो तू 24 साल का हो गया है। अरे रहने दो पापा, आप फिर से शुरू मत हो जाना। बेटा एक बार बाहर तुलसी के पेड़ के सामने हाथ भी जोड़ जाना। अरे माँ, आपको पता है ना मैं इन सभी बातों को नहीं मानता। पर बेटा माता वसुंधरा हमारी पहचान है। नहीं पापा, वो आपकी पहचान है, मेरी नहीं। विनय चिड़चिड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। जब से इसने उन दोस्तों के साथ रहना शुरू किया है, तब से ऐसे ही चिड़चिड़ा सा हो गया ये। सच में एक घड़ी भी हम दोनों के पास नहीं बैठता। विनय अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। हाँ भाई, लाया आज कुछ पैसे वगैरह हैं बे? अरे दिया ही नहीं यार। बोलते हैं कि कुछ काम वाम कर। तो कर लेना भाई, कुछ काम कर ले। अरे यार पहले कुछ खाते हैं, तुम भी पैसे निकालो भाई। अरे भाई तुझे पता है ना, मेरे पास होते तो मैं मना क्यों करता भाई। वैसे भाई तो तू है हमारा। अरे भाई तुम ये सब छोड़ो, चलो बढ़िया से नहाने चलते हैं नदी में। अरे यार लेकिन पहले कुछ खाने पीने का तो कर लेते हैं। बताओ नवीन, आज कैसे आना हुआ?
गुरुजी, हम इसलिए आए हैं क्योंकि वो वक्त आ गया है जिसकी चेतावनी आपने हमें 25 साल पहले दे दी थी। श्री सत्यानंद कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं और फिर उन दोनों की ओर देखते हैं। तो अंततः परीक्षा की घड़ी आ ही गई। जी गुरुजी, पर अब हम क्या कर सकते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा। वक्त के बहाव को कोई नहीं रोक सका। तुम्हें बस डट के मुकाबला करना होगा इस परीक्षा का। अब पर गुरुजी, कोई तो समाधान होगा। समाधान तो नहीं, परंतु एक सीख तुम्हें अवश्य दूंगा कि उस परीक्षा में तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक तुम्हारी जड़ें होंगी। तो वर्तमान की उलझन को सुलझाने के लिए भूतकाल के पास जाना होगा। हा भाई, मजा आ गया खाने में, मजा आ गया यार। विनय अपने सामने रखी खाने की थाली उठाकर साइड में फेंक देता है। भाई एक बात बोलूं यार, वैसे ना यार तू कर ले कोई काम धाम, बाप से नहीं मांगने पड़ेंगे फिर पैसे। अरे हाँ यार, सही कह रहा है। अगर इकलौती औलाद को भी नहीं दे सकते तो फिर क्या फायदा। अपने बेटे से ज्यादा तो उन्हें अपने पूर्वजों और प्रकृति की चिंता रहती है। एक पैसा नहीं देते मुझे बिना ताने मारे हुए। हर बात पर कहानी सुनाने लग जाते अपने पूर्वजों और कबीले की। भाई मजा आ लिया खा के। भाई ये अपनी बातें तो बाद में बताइयो। अब चलो एक काम करते हैं, नहाने चलते हैं भाई, चलो। विनय और सभी लोग सारा कूड़ा करकट वहीं छोड़कर नहाने निकल जाते हैं। अरे भाई चलो भाई, हो जाए कंपटीशन, देखते हैं कौन ज्यादा देर तक पानी में रह सकता है। हाँ भाई, आजा आजा। ए विनय, तू देखियो कौन बाहर निकलता है सबसे पहले है। हाँ ठीक है ठीक है। बबलू और बंटू तभी पानी में डुबकी लगा लेते हैं और काफी देर तक अंदर रहते हैं। फिर सबसे पहले बबलू बाहर निकलता है, उसके तुरंत बाद बंटू। हाँ भाई, देखा मैं जीत गया भाई। बबलू इधर उधर देखने लगता है। अबे भाई विनय कहाँ है? अबे हाँ यार, इतनी देर में ये कहाँ चला गया भाई? बंटू और बबलू बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें विनय कहीं नहीं मिलता। भाई कहाँ कहाँ है ये? अबे पता नहीं यार, इतनी देर में कहाँ चला गया? भाई भाई पानी के अंदर डूब तो नहीं गया ना? बंटू और बबलू नदी के अंदर जाकर भी उसे ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो वहाँ भी नहीं दिखता। भाई एक काम करते हैं, गांव में देखते हैं यार, इधर उधर, क्या पता कहीं और बैठा हो। चल चल। दोनों शाम तक पूरा गांव देख लेते हैं, लेकिन उन्हें विनय कहीं भी नहीं मिलता। भाई क्या पता घर ही चला गया यार। हाँ भाई, एक बार देखते हैं, चल के चल। बबलू और बंटू उसके घर चले जाते हैं। बंटू और बबलू विनय के घर के बाहर पहुंचकर गेट खटखटाते हैं। थोड़ी ही देर में जीवा बाहर आती है। अरे तुम तो विनय के दोस्त हो ना? जी जी काकी, वो विनय घर पर ही है क्या? जीवा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। घर नहीं तो वो तो सुबह से तुम दोनों के साथ ही तो है। नहीं नहीं काकी, वो। जीवा के दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। क्यों 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 क्या हो गया? बंटू और बबलू चुपचाप उन्हें देखने लगते हैं। क्या हुआ, बताओ तो मुझे। बंटू और बबलू उसे डरते डरते सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनते ही जीवा एकदम से सदमे में आ जाती है। हे भगवान, आ गई वो घड़ी। जीवा गुस्से में उन दोनों की ओर देखती है। ध्यान नहीं रख सकते थे तुम दोनों उसका? काकी, वो हम तो जब पानी से बाहर आए तब तक वो वहां से गायब हो चुका था। हे भगवान, जाओ तुम यहाँ से। बंटू और बबलू तभी वहाँ से चले जाते हैं। जीवा तभी अंदर भागी आती है और जाकर ये बात नवीन को भी बता देती है। हे भगवान, वो गया कहाँ पर इतनी देर में? मुझे नहीं पता, पर आप जल्दी से थाने चलो, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा। नवीन और जीवा तुरंत थाने जाकर विनय के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं।
देखिए साहब, विनय हमारी इकलौती औलाद है, उसके बिना हम लोग कहाँ जाएंगे। सच में साहब, वही एक सहारा है हमारा। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे उसे ढूंढने में। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। नवीन और जीवा इतना कह के वहाँ से निकल जाते हैं। सुनिए जी, मैं कहती हूँ एक बार हम भी जंगल की तरफ देख कर आते हैं ना। हाँ हाँ, चलो चल के देखते हैं। नवीन और जीवा उसे आधी रात तक जंगल में इधर उधर खूब खोजते हैं, लेकिन उन्हें विनय कहीं नहीं दिखता। हे भगवान, कहाँ गया मेरा बच्चा। नवीन हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग जाता है। हे माता वसुंधरा, हमारे बेटे की सभी भूलों को माफ कर देना और उसकी रक्षा करना माता। विनय बेहोश वहाँ लेटा होता है, लेकिन एकदम से उसकी आंखें खुलती हैं और वो झटपट उठकर बैठ जाता है। अरे, ये मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आया एकदम से? तभी ठंडी हवा का झोंका विनय के बदन को थरथराता हुआ वहाँ से गुजरता है। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। विनय तभी कांपता हुआ वहाँ से फटाफट उठकर एक पेड़ के नीचे आ खड़ा होता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मैं हूँ कहाँ और कौन लेकर आया मुझे? विनय तभी अपने दोस्तों को पुकारने लगता है। दोस्त कहाँ है मेरे? बंटू, बंटू, अरे भाई बबलू। कोई आवाज वापस उस तक नहीं आती। अरे यार, ये सभी लोग कहाँ चले गए? विनय उस भारी बारिश में ठंड से कांप रहा होता है। हे भगवान, यहाँ तो बहुत जोर की ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है ठंड से जम जाऊंगा। अब कहाँ जाऊं? विनय तभी हिम्मत करके इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक छोटी सी गुफा दिख जाती है और विनय कांपता हुआ फटाफट उस गुफा के अंदर घुस जाता है। हे भगवान, सारे कपड़े गीले हो गए और ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। अब क्या करूं? तभी विनय देखता है कि उस गुफा में कुछ लकड़ी और पत्थर पड़े हैं। हाँ, अरे पापा ने सिखाया था बचपन में कि लकड़ी और पत्थर से कैसे आग जलाते हैं। हाँ, वही करता हूँ। विनय तभी वो लकड़ियां इकट्ठी कर लेता है और 2 पत्थर उठाकर उन्हें आपस में रगड़ने लगता है। तभी एक जोर की चिंगारी उसमें से बाहर निकलती है और आग जल जाती है। बच गए भैया, बच गए। विनय आग के सामने बैठकर हाथ सेकने लगता है। वहीं दूसरी ओर अगला दिन भी पूरा निकल जाता है, लेकिन पुलिस को विनय का अभी भी कुछ पता नहीं लग पाता। देखिए, हमारी टीम कोशिश कर रही है। जंगल बहुत बड़ा है, आपको भी पता है, तो वक्त लग सकता है। नवीन और जीवा वहाँ से चुपचाप उठकर बाहर आ जाते हैं। 2 दिन हो गए पर उसका कुछ पता नहीं लग पाया। नवीन जी, मुझे अब बहुत डर लग रहा है। गुरुजी के अलावा अब हम कहीं और भी नहीं जा सकते। पर उन्होंने पहले ही मना किया है, इसका समाधान उनके पास नहीं है। पर बताना तो पड़ेगा ना, ताकि वो ये बता सकें कि अब हमें करना क्या है। नवीन और जीवा तुरंत सत्यनंद महाराज के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। गुरुजी, अब हम क्या करें? बेटी, ये कठिन समय है। इस समय तुम्हें अटूट बनना होगा। जिस माता वसुंधरा ने आज तक हम सबको संभाले रखा है, बस उन पर भरोसा रखकर अपना कर्म करना होगा। तुम्हारी सभी पीढ़ियों ने हमेशा से सच्चे मन से माता वसुंधरा को माना है, तो तुम्हारे पितृ और माता वसुंधरा उसे कुछ नहीं होने देंगे। विनय के कपड़े भी पूरे तरीके से सूख चुके होते हैं। तभी विनय बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगता है। यहाँ पर अब खाने पीने के लिए क्या ढूंढूं?
विनय उस चिलचिलाती धूप में सबसे पहले पीने के लिए पानी ढूंढता है। प्यास के मारे गला सूख रहा है। कल तक इतनी बारिश हो रही थी और आज एक बूंद पानी भी नहीं है। विनय काफी देर तक इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे एक बूंद पानी तक नसीब नहीं हो पाता। तभी वो गुस्से में अपने पास पड़े एक पत्थर को लात मार देता है। आज कहाँ गई माता वसुंधरा? जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो कहाँ है? वो पत्थर तब धीरे धीरे ढलान पर लुढ़कने लगता है और लुढ़कता हुआ नीचे जाता है। फिर जाकर एक सूखी और फटी हुई मिट्टी के टुकड़े से टकराता है और टकराते ही मिट्टी हल्की सी टूट जाती है। तभी विनय को दिखता है कि उस मिट्टी की दरार से पानी धीरे धीरे बाहर आने लगता है। विनय कुछ देर के लिए हैरान रह जाता है और तुरंत दौड़कर वहां मुंह लगाकर पानी पीने लगता है। 3 दिन हो गए, मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा। कुछ खाया होगा या नहीं, कुछ पिया होगा या नहीं। माँ, अब तो उम्मीद भी टूटती जा रही है। कुछ करो माँ, कुछ करो, रास्ता दिखाओ माँ। तभी जोर का भूकंप वहां आ जाता है और जीवा एकदम से डरकर नवीन का हाथ पकड़ लेती है। तभी उन्हें घर के अंदर कुछ जोर से गिरने की आवाज आती है। ये क्या गिरा है? जीवा और नवीन दौड़ते हुए अंदर कमरे में जाते हैं और देखते हैं जमीन पर एक बड़ी सी संदूक गिरी हुई है और उसके सामने एक किताब खुली पड़ी है। ये शायद अलमारी पे रखी थी तो उस भूकंप की वजह से नीचे गिर गई होगी। तभी नवीन धीरे से उस किताब की ओर बढ़ने लगता है और ध्यान से उस किताब की ओर देखने लगता है। क्या हुआ? ये किताब क्या है? अब मेरे पिताजी ने दी थी मुझे। इसमें हमारे कबीले का इतिहास लिखा है। जीवा ध्यान से उस किताब को देखने लगती है। ये कौन सा मंदिर है? पिताजी ने मुझे बताया था इसके बारे में एक किस्सा। तभी नवीन के जहन में सत्यानंद गुरुजी की कही बात आ जाती है। समाधान तो नहीं, परंतु एक सीख अवश्य दूंगा तुम्हें कि उस परीक्षा में तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक तुम्हारी जड़ें होंगी। तो वर्तमान की उलझन को सुलझाने के लिए भूतकाल के पास जाना होगा। नवीन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जीवा, हमें तुरंत यहाँ जाना होगा। पर आपको क्या पता ये मंदिर सच में है? क्योंकि मेरे पिता कभी झूठ नहीं बोलते थे और वसुंधरा माता का संकेत है ये। वरना पूरे घर में उस भूकंप से एक यही चीज क्यों गिरी? हाँ, सही कहा। चलो जल्दी चलो। दूसरी ओर विनय को पानी तो मिल जाता है, लेकिन खाने की तलाश उसकी अभी भी अधूरी होती है। खाली पेट 3 दिन यूं बीत जाते हैं। अरे यार, अब तो चलने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही है। तभी विनय को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं गिर जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगते हैं। माता वसुंधरा, मैं मानता हूं कि अभी तक मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं। मैंने अपने माता पिता की कभी इज्जत नहीं की, जिन्होंने मेरे सिर पर मुझे छत दी, खाने के लिए रोटी दी। आज उनकी अहमियत समझ में आती है। और आप, जिससे मेरे पूरे खानदान की पहचान है, उनका मैंने हमेशा निरादर किया। पर आप तो माँ हो ना, तो क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो अपने इस बेटे को। बोलते बोलते विनय की आवाज कमजोर पड़ने लगती है। तभी उसके सामने एक इंसान आ जाता है। अरे भाई, क्या हो गया? ठीक हो? खाना है? अरे क्या कह रहे हो भाई? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो इंसान विनय के पास अपना कान ले आता है। खाना दे दो भाई। धीरे धीरे विनय की आंख बंद हो जाती है।
वो इंसान उसे उठाकर एक पेड़ के सहारे बिठा देता है। खाना खाना। तभी वो इंसान कुछ केले बगल से उठाकर उसे दे देता है। ये लो, ये खा लो फिलहाल, खाना तो अभी नहीं बनाया हमने। विनय वो केले खाने लगता है और थोड़ी ही देर में उसे पूरी तरह से होश आ जाता है। तभी वो उठकर सामने की ओर देखता है, वहाँ कई सारे कच्चे घर बने होते हैं। ये कौन सी जगह है? ये है हमारा कबीला। कबीला? हाँ भैया, वनवासी कबीला। ये सुनते ही विनय पूरी तरीके से चौंक जाता है। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? विनय इधर उधर देखता है। आपको पता है, कई वर्षों पहले ही सभी लोग जंगल से वापस आ गए थे, ऐसा मेरे पापा ने बताया था। हाँ, अब मैं कुछ समझा नहीं भाई। अब वनवासी कबीले वालों ने तो कब का जंगल छोड़ दिया था और अपना एक गांव बसा लिया था। हैं? क्या कहा? नहीं भाई, हम तो कितने सालों से यहीं रह रहे हैं। वो बेचैन होकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक मंदिर पर पड़ती है। ये क्या है? ये? अरे भाई, ये है माता वसुंधरा का मंदिर। मंदिर? पर मैंने तो कभी नहीं सुना कि माता वसुंधरा का कोई मंदिर भी था। अरे भाई, कमाल की बात करते हो। आपने कभी इस मंदिर की गाथाएं नहीं सुनी? कैसी गाथाएं? वो इंसान विनय को मंदिर के अंदर ले जाता है, जहाँ एक बड़ा सा पेड़ खड़ा होता है। उस पेड़ पर कई सारे टीके लगे होते हैं और कई सारे फल वहाँ रखे होते हैं। अब ये क्या है? बैठो बैठो, बताता हूँ। विनय और भीम वहीं मंदिर में बैठ जाते हैं। हाँ तो भाई, ये बात तब की है जब मैं 10 साल का था। तब यहाँ बाढ़ आ गई थी। न जाने कितने पेड़ उस बाढ़ के दबाव में ढह गए। हमारे पास जाने का और कोई ठिकाना नहीं था भैया। और उस वक्त हम सभी लकड़ी और सूखी घास फूस की झोपड़ियों में रहते थे। तो सब लोग डर के इस मंदिर में छिप गए और हम सबको लगा कि मंदिर का खड़े रह जाना नामुमकिन है इतनी तेज बाढ़ में। लेकिन जब बाढ़ आई भैया, तो सब ढह गया, सब कुछ, सिवाय इस मंदिर के भैया, जिसने हम सभी की जान बचा ली भैया। तो ये मेरे पापा ने मुझे बताया क्यों नहीं? ये बताओ भैया कि वैसे तुम हो कहां से और यहाँ ऐसी हालत में क्यों गिरे हुए थे? विनय उसे सारी बात बता देता है। अच्छा, इसका मतलब है कि माता वसुंधरा की खूब कृपा है तुम पे भैया। ऐसा क्यों? अरे क्यों नहीं, अभी तक उन्होंने ही बचाया है तुम्हें। तुम जब ठंड से कांप रहे थे तो तुम्हें उस गुफा तक पहुंचाया जहां तुम्हें वो लकड़ी और पत्थर मिले। और देखो भैया, प्यास लगी तो देखो कैसे अनोखे तरीके से तुम्हारी प्यास बुझाई। और सोचो, जब तुम बिल्कुल बेहोश होने वाले थे, हैं, तब मुझे तुम तक पहुंचा दिया भैया। है ना माता का चमत्कार। विनय कुछ देर तक ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मैंने न जाने कितनी बार सवाल उठाए माता वसुंधरा पे, न जाने कितना निरादर किया उनका। मैं जंगल में कहीं भी जाता तो वहीं कूड़ा फेंक देता था, नदी में कूड़ा फेंक कर उसे गंदा कर देता था। हर जगह मैंने बस कूड़ा ही फैलाया, हमेशा अपने पूर्वजों का मजाक उड़ाया, उनसे चिढ़ा रहा। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मैं
उस वंश से आता हूं जिसका वजूद ही प्रकृति से है, माता वसुंधरा से है। विनय हाथ जोड़कर रोते रोते वहां अपना सर झुका लेता है। माफ कर देना माता, माफ कर देना मुझे। हाँ भैया, बस इसी राह पे लाने के लिए ही तो तुम्हारी ऐसी परीक्षा ली गई थी भैया। विनय वापस उठकर उसकी ओर देखता है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है भीमदास। ये नाम सुनते ही विनय चौंक जाता है। हाँ? अरे यही नाम तो मेरे दादाजी का भी है। तभी एकदम से मंदिर का दरवाजा खुलने की आवाज उसे आती है और विनय एकदम से उस ओर देखता है जहां उसके माँ बाप खड़े होते हैं। हाँ? माँ, पापा। जीवा जैसे ही विनय को देखती है तभी उसकी आंखें भर आती हैं और वो सीधा विनय के गले लग जाती है। हाय मेरा बच्चा, कहाँ चला गया था तू? विनय तभी देखता है कि भीम अब वहाँ नहीं होता। अरे वो कहाँ गए? कौन? विनय इधर उधर देखने लग जाता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। विनय तभी मंदिर से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगता है लेकिन वहाँ भी अब कोई घर नहीं होता। तभी नवीन और जीवा भी वहाँ आ जाते हैं। अरे वो सभी घर कहाँ गए? बेटा क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? विनय तभी नवीन की ओर देखता है। पापा आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? नवीन उसे वो किताब दिखा देता है। बेटा, ये तेरे दादा ने लिखी थी तो इसमें इस मंदिर का पता चला। विनय ये बात सुनते ही पूरे तरीके से दंग रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ बेटा? विनय सारी बात नवीन और जीवा को बता देता है। जिसे सुनकर नवीन और जीवा भी दंग रह जाते हैं। अब गुरुजी ने कहा था कि हमारी सभी पीढ़ियों ने हमेशा से सच्चे मन से माता वसुंधरा को माना है, तो तुम्हें हमारे पितृ और माता वसुंधरा कुछ नहीं होने देंगे। और देखो कैसे हमारे पितरों और माता वसुंधरा ने तेरी हर कदम पर रक्षा की है। खुद पिताजी ने इसे बचाया है जीवा। जीवा की आंखों से भी खुशी के आंसू बह जाते हैं। मैंने आपकी बेइज्जती तक की है पीठ पीछे कि आप तो मुझे पैसे नहीं देते, लेकिन इन 3 दिनों में जंगल में भटकने के बाद पता चला कि आपने तो सब कुछ दिया था मुझे। पापा, आपने रहने को छत दी कि गर्मी सर्दी में मुझे कुछ झेलना ना पड़े। और माँ, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मजाल है कि तुमने मुझे कभी भूखा सोने दिया हो। और जिस भगवान से मैं चिढ़ता रहा, यहाँ उसी भगवान ने बचाया मुझे। मुझे माफ कर देना पापा, मुझे माफ कर देना। जीवा और नवीन उसे तभी गले लगा लेते हैं। अरे तुझे अपनी भूल पता लग गई ना, बस इतना ही काफी है। कोई बात नहीं। पर अब गलतियां सुधारनी भी होंगी। नवीन और जीवा वापस घर जाने लगते हैं लेकिन तभी विनय बीच में रुककर नदी की ओर जाने लगता है। अब कहाँ जा रहा है बेटा? अपनी गलतियां सुधारने पापा। विनय उस पेड़ के पास चला जाता है जहां वो और उसके दोस्त बैठे खाना खा रहे थे। ये मेरा किया हुआ है माँ। विनय वो सारा कचरा वहां से साफ कर देता है और उस पेड़ के सामने अपना सर झुका लेता है। माफ करना, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। उसे देख नवीन और जीवा मुस्कुराने लगते हैं और अपने हाथ जोड़ लेते हैं। हमारे बेटे को सही रास्ते पे लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता, बहुत बहुत धन्यवाद।